Anubhav, Ankit, I am audible. So welcome to the Biostudy Center. Myself, Amitabh Soni, as your biology mentor, and now we will discuss the another new chapter, that is the molecular basis of it. इसमें अगर आप दोनों वर्ड को ध्यान से देखें तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में होगा क्या, किसका इनहेरिटेंस होगा। तो इससे हम लोग बात कर रहे थे इसी के रेफरेंस में कि यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को, तो यहाँ पे होगा किसका इनहेरिटेंस। और आपको याद हो तो आपने पढ़ा था मेंडल्स लॉ में प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन में आपने वहां पढ़ा था केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था। तो ये केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डीएनए, और फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए वर्ड यूज करते हैं जीन। तो यहाँ पे जो बात हो रही है साहिल, अंकित एंड अनुभव, तो ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने यहाँ बात किसकी करनी है, डीएनए के बारे में बात। तो यहाँ जो डीएनए है बेसिकली जो एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बट दिस डीएनए व्हिच आर एसिडिक इन नेचर इन द न्यूक्लियस, मतलब ये जो डीएनए होता है ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में, एसिडिक फॉर्म में। और किसकी वजह से, फॉस्फेट की वजह से। जो फॉस्फेट है बेसिकली वो इस डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज एन एसिडिक सब्सटेंस। ये जो डीएनए है इसको बोलते हैं केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिडिटी, दैट इज कॉल्ड द डीएनए, या केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज कॉल्ड द डीएनए। और अगर वो हो जाए फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, दैट इज द जीन। तो दोनों वर्ड याद रखिएगा। यहीं पे हम लोग आगे बात करते हैं इस पर्टिकुलर इस डीएनए के रेफरेंस में कि ये जो डीएनए होता है हमारा ये है क्या, न्यूक्लिक एसिड है। ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, अगर हम इस न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये है क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, दैट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। और आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, एग्जैक्टली न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। ये न्यूक्लियोटाइड के बारे में अगर आपसे कोई पूछता तो आप बोलेंगे पीएसपी होता है। क्या होता है, पीएसपी होती है, वही बहुजन समाज पार्टी ना। लेकिन यहाँ पे ये बहुजन समाज पार्टी को हम लोग बीएसपी का अलग अलग मतलब है। बीएसपी का मतलब है नाइट्रोजनस बेस, शुगर, एस फॉर शुगर एंड पी फॉर फॉस्फेट। ये तीन चीजें होती हैं जो बनता है पॉलीमर, और ये न्यूक्लियोटाइड होता है। मतलब ये न्यूक्लियोटाइड व्हिच इज मेड अप ऑफ बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। और ये जो बेसिकली यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है वो कितने टाइप के होते हैं, हमारे शुगर कितने टाइप की होती है, शुगर कौन से टाइप की होती है, 5 कार्बन कंटेनिंग है, 6 कार्बन कंटेनिंग है, और फॉस्फेट कैसे है ना। तो इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया था न्यूक्लियोटाइड, तो एक और वर्ड होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे एक वर्ड और होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड को अगर इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड में से हम माइनस कर दें फॉस्फेट को, तो क्या बन जाएगा, बचेगा क्या, बेस, नाइट्रोजनस बेस है, शुगर। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइड है, उस न्यूक्लियोसाइड का मतलब है न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट, माइनस फॉस्फेट। तो ये जो हमारा बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड अलग वर्ड है और न्यूक्लियोटाइड वर्ड है। तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, और न्यूक्लियोसाइड का मतलब है न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट। ये बात क्लियर। अब ये जो डीएनए है इसके बारे में सबको पता है कि ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को हम लोग डीएनए बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये बात क्लियर हुई कि ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं न्यूक्लिक एसिड। एक वो जिसको बोलते हैं डीएनए, और एक वो जिसको बोलते हैं आरएनए, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है।
यस, इफ यू हैव एनी डाउट so you can ask. साहिल जरा शिवम को फोन करो बच्चा, ठीक है? शिवम एवरी टाइम जो शिवम है वो पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं, वो ऑनलाइन क्लास में भी नहीं दिखाई देंगे, ऑफलाइन में भी नहीं दिखाई देंगे, हाँ? तो प्लीज इन्फॉर्म कि इमीडिएटली ही ज्वाइन द क्लास, फटाफट उनको बोलो इमीडिएटली वो क्लास को ज्वाइन करें, ओके? और इतना आप लोग मेहनत कर रहे हो तो कम से कम थोड़ी सी तो बात बनती है ना इसकी, लाइक्स की। फटाफट पहले लाइक्स कर लो, शिवम को इन्फॉर्म कर दो कि फटाफट क्लास ज्वाइन करें और हम लोग आगे बात करते हैं। यस, अनुपम ने बोला कोई डाउट नहीं है, कल बताते हुए चलो। चलो आगे बात करते हैं। तो ये जो आरएनए और डीएनए वो क्या है, हमारे न्यूक्लिक एसिड है। ये जो आरएनए होते हैं, ये आरएनए हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड भी होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड भी होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, इसलिए स्टार बनते हैं। और ये जो डीएनए होते हैं ये भी हमारे कैसे होते हैं, ये भी हमारे डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। ये जो डीएनए होते हैं मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारी बॉडी के अंदर सेकेंडरी लिविंग ऑर्गन के अंदर एज जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो डीएनए और आरएनए है बोथ आर एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं, है ना? मतलब किसी भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गन के अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होगा, वहां पे डीएनए क्या करता है, आरएनए क्या करता है, एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। अब आपको यहाँ पे और बात याद रखनी है, यहाँ पे एक बात ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो हमारा डीएनए है वो डीएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसका एग्जांपल है 5x 174 बैक्टीरियोफेज। ये जो 174 बैक्टीरियोफेज है ये ऐसा एग्जांपल है आपका, ये एक ऐसा एग्जांपल है आपका जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, बाकी सब के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट। एक और बात याद रखिएगा, जितने भी हमारे प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एनिमल और प्लांट वायरस के अंदर डीएनए सॉरी आरएनए और एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो आरएनए है, ये आरएनए इन केस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, plant and animal act as a genetic material, means plant और animal virus के अंदर DNA which act as a genetic material। मेरी बात समझ में आ गई है ना? ये मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई हो। Who is coming? कौन नया बच्चा आया? अनुभव, अंकित, साहिल, फटाफट मुझे बताओ कि यहाँ पे आपने क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और क्या क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं। यस, टेल मी फास्ट। अगर आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ रही हैं तो एक बार आप यहाँ इन्फॉर्म कर सकते हो सर ये चीजें मुझे समझ में आ गई। हेलो, साहिल आपने इन्फॉर्म कर दिया बेटा? ओके। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपको साथ शेयर करेंगे कि ये न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड क्या है ये आपको पता होना चाहिए। these nucleic acid these are the macromolecules and the repositories of genetic information। मतलब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये है क्या, ये एक तरीके के मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं,
जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हो तो उसमें होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। दीस न्यूक्लिक एसिड आर मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड रिपोजिटरीज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब दे कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हिच में भी द डीएनए व्हिच में द आरएनए। अब बात करते हैं आगे कि ये जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो है न्यूक्लिक एसिड, और इस न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहली बार एक साइंटिस्ट जिनका नाम है एफ माइशर, और इन एफ माइशर साइंटिस्ट ने क्या किया, इन एफ माइशर साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया फ्रॉम पस सेल। जो कभी किसी के घाव हो जाते हैं बॉडी के अंदर तो उस पर्टिकुलर घाव के अंदर पस सेल डेवलप करते हैं, और उन पस सेल के अंदर से इन्होंने इस पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड को फाइंड आउट किया, डीएनए को फाइंड आउट किया, डीएनए को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने बोला इसको दैट इज ए न्यूक्लिन। उन्होंने एक टर्म दिया दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिन, और इस न्यूक्लिन को बाद में रिप्लेस किया, द टर्म रिप्लेस किसने, अल्टमैन ने, और ये टर्म क्या था, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इनिशियली कॉल्ड एज न्यूक्लिन by F measure in the pus cell of organism, and after all that ultimate give the final term that is nucleic acid। तो एक बात क्लियर है। अब यहाँ पर बात आपको ये याद रखना है, सॉरी यहाँ पे आपको एक बात ये याद रखनी कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होगा इसके अंदर पहले हमारा क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा शुगर होगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नाइट्रोजनस बेस शुगर और क्या होगा, फॉस्फेट होगा। ठीक है। अब ये नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस हमारे दो डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कितने टाइप के, दो डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूरिन, और एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूरिन, जो अभी हम लोग आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जो शुगर होती है, शुगर 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होती है इन केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बीच में भी डीएनए और बीच में भी आरएनए। कैसी होती है ये शुगर, हमारी 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। ये 5 कार्बन कंटेनिंग जो शुगर होती है नॉर्मली उसको हम बोलते हैं राइबोज। क्या बोलते हैं, राइबोज बोलते हैं। ये जो राइबोज है बेसिकली, ये राइबोज हमारा 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। और डीएनए की अगर हम लोग बात करें तो उस डीएनए के अंदर जो शुगर होती है उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर। और जो हमारा फॉस्फेट होता है, ये फॉस्फेट हमारा यहाँ पे किसके फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मेटाफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है डीएनए। डीएनए के अंदर मेटाफॉस्फेट के फॉर्म में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे डीएनए के अंदर मेटाफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इतनी सी बात अभी फिलहाल हम लोगों की बात हुई, इंट्रोडक्शन इज अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। अब बात करते हैं इसके आगे डीएनए के रेफरेंस में और डिटेल में बात करते हैं कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर अगर हम लेंथ की बात करें तो डीएनए की लेंथ डिपेंड किसके ऊपर करेगी, ऑब्वियसली बेस पेयर के ऊपर। नाइट्रोजनस बेस पेयर जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा लेंथ होगी उसकी। तो वही बात है कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, बेसिकली एवरी ऑर्गेनिज्म हैविंग ए डेफिनेट नंबर ऑफ बेस पेयर। जब उनके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ बेस पेयर होंगे तो डीएनए की लेंथ भी स्पेसिफिक होगी। तो वही यहाँ पे मैंने कोशिश किया एक्सप्लेन करने की, द लेंथ ऑफ डीएनए व्हिच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इज बेस पेयर व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। लाइक इन बैक्टीरियोफेज इसका नाम था 5x, इसको लिखेंगे ऐसे 5x 174 बैक्टीरियोफेज व्हिच हैविंग ए 5386 बेस। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर बैक्टीरियोफेज जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था, कैसा था, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे, जो न्यूक्लियोटाइड होंगे, वो न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 5386 नंबर ऑफ यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होंगे। दूसरा बैक्टीरियोफेज है जिसका नाम है लैम्डा। तो ये जो लैम्डा बैक्टीरियोफेज है, इस लैम्डा बैक्टीरियोफेज के अंदर 48,502 बेस पेयर्स होते हैं या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये बात क्लियर है। मतलब ये आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे याद रखने होंगे, लाइक द लैम्डा बैक्टीरियोफेज और लाइक द 5x174 जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उनके अंदर कितने बेस पेयर होंगे ये डाटा भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में मेंशन।
आगे अगर बात करें तो एसर्चिया कोलाई जिसे हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं, दिस एसर्चिया कोलाई हैविंग ए 4.6 into 10 power 6 बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो बात हुई कि लेंथ ऑफ डीएनए व्हिच इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और नंबर ऑफ बेस पेयर के ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरी बात क्लियर है? अब यहाँ पे बात ये है कि ये जो डीएनए होते हैं, ये डीएनए दो टाइप के होते हैं। डीएनए कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के डीएनए होते हैं। एक और इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए, और एक होता है यूकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक। इन दोनों के अंदर बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि ये जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होते हैं, ये डीएनए जो नॉर्मली डबल स्ट्रैंडेड होंगे लेकिन सर्कुलर फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे? सर्कुलर फॉर्म में होंगे। और ये जो सर्कुलर फॉर्म में होंगे वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। इसको आगे भी मैं एक बार अभी डिस्कस करूंगा, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन जो यूकैरियोटिक डीएनए होते हैं, ये यूकैरियोटिक डीएनए की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक डीएनए होते हैं लीनियर। कैसे होते हैं? लीनियर। और लीनियर के अलावा इनके अंदर क्या होगा? लीनियर होंगे, डबल स्ट्रैंडेड होंगे और विद हिस्टोन प्रोटीन। बात क्लियर हुई मेरी? यहाँ पे अगर आपको मैंने बोला है कि एफ3 क्लास में मेरी, आपने एफ3 क्लास में देखा होगा कोई सिमिलरिटी नहीं होती। अगर ऑफलाइन में मेरी कुछ बातें छूट गई तो यहाँ मैंने कवर की। यहाँ मैंने बोला कि जो लेंथ ऑफ डीएनए है व्हिच इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और द बेस पेयर, तो कुछ यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिए। इस लैम्डा पेज का मैंने एग्जांपल दिया। लैम्डा पेज के अंदर 48502 बेस पेयर और एसर्चिया कोलाई के अंदर 4.6 into 10 power 6 बेस पेयर, जबकि 5x174 वायरस के अंदर बैक्टीरियोफेज के अंदर 5386 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। ये बात क्लियर है? अब एक बात और यहाँ पे करनी है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, ये बेसिकली हमारा न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड है। उसी के अंदर जिसको लेस डेवलप्ड बोलते हैं न्यूक्लियोइड, वहां प्रेजेंट होता है ये प्रोकैरियोटिक डीएनए। नथिंग मेरी बात क्लियर? अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखने वाली ये है, पॉइंट आप कह सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखने वाला है कि यहाँ पे आपने ये जो डीएनए है, इस डीएनए को सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने इस डीएनए के हेलिक्स स्ट्रक्चर को बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से एक्सप्लेन किया। मतलब Wilkins and Franklin was explain the DNA helical structure and DNA helix structure by X-ray diffraction। इसी को आगे कंटिन्यू किया वॉटसन क्रिक और इन्हीं को क्रेडिट मिलता है। द डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय वॉटसन क्रिक एज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ, या आप कह सकते हैं द हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए और द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय वॉटसन क्रिक। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको यहाँ याद रखना है इन पर्टिकुलर डीएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वॉटसन एंड क्रिक explain the double helix model, the double helix, या helical, double helix model of DNA जो डिस्कवर किया, एक्सप्लेन किया, उन्होंने किया वॉटसन and got Nobel Prize and shared with Franklin and Wilkins and shared with
फ्रेगमेंट्स। मेरी बात क्लियर हुई? यहाँ पे हमने ये बोला आपको कि यहाँ पे ये क्या है, ये जो वाटसन क्रिक साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या किया था, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को दिया, और यहाँ पे भी सेम वही एक्सीडेंट इंफेक्शन मेथड यू कैन शेयर विद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर डीएनए के इंट्रोडक्शन के रेफरेंस में कि डीएनए के इनिशियली विल्किंसन और फ्रैंकलिन ने डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, जबकि इनके डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को एक्सप्लेन किया था वाटसन एंड क्रिक ने, और शेयर किया नोबेल प्राइज विल्किंसन के साथ। करना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस से जुड़ी उनकी जो चीजें थी जो इन्होंने अडॉप्ट की वो तो इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देख करके थी ना। यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी? बस साहिल, अंकित, अनुभव, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? साहिल, यू आर प्रेजेंट इन क्लास और नॉट? आई थिंक यार ही इज नॉट प्रेजेंट इन क्लास। अगर क्लास में हो तो फटाफट मुझे इन्फॉर्म करो। अगर आप क्लास में हैं तो डेफिनेटली यू विल इन्फॉर्म कि सर आई एम प्रेजेंट हियर। यस, टेल मी फास्ट। यहाँ पे अगर आप क्लास में हो तो फटाफट मुझे इन्फॉर्म करो साहिल। चलिए, साहिल अपनी दुनिया में मस्त है और हम लोग अपनी दुनिया में मस्त हैं। लाइव क्लासेस का मतलब होता है डू नॉट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? तो हम लोग क्या करना है, कम से कम आज जो लास्ट पे हम लोगों ने आपको इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द कॉन्सेप्ट बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो कम से कम वहां तक तो पहुंचा दो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डीएनए के रेफरेंस के आगे। ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, अभी मैंने बोला था कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहले यहाँ एक और छोटी सी बात बताएं आपको, ये जो स्ट्रक्चर आप देखने को मिल रहा है ये क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है आरएनए और ये डबल स्ट्रैंडेड है लीनियर डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन। ओके, आगे बताते हैं कहां पे हिस्टोन प्रोटीन अटैच है। दूसरी चीज ये जो डीएनए है, डीएनए के अंदर ये नाइट्रोजनस बेस है, ये हमारे क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। यही ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि यहाँ आज आपकी क्लास जो है वो और ज्यादा सिस्टमेटिक और ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग बनेगी, क्योंकि यहाँ यू कैन से एवरीथिंग। ये जो बेसिकली नाइट्रोजनस बेस है, अगर हम बात करें तो नाइट्रोजनस बेस मैंने पहले बोला था कि ये दो डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस बेस होंगे, वो जिसको बोलते हैं प्यूरिन और एक वो जिसको बोलते हैं पायरिमिडीन। ये जो साइटोसिन और थायमीन है ये दोनों हमारे पिरिमिडीन है, और ये जो दोनों है ये हमारे क्या है? प्यूरिन है कि नहीं? अब इस थायमीन की जगह पे आरएनए के अंदर यूरेसिल भी प्रेजेंट हो सकता है। तो इन प्लेस ऑफ थायमीन आरएनए यूरेसिल, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो ये जो आप देख रहे हो ये है हमारा यूरेसिल का स्ट्रक्चर, ये है साइटोसिन, ये एडेनिन, ये गुआनिन, ये हमारे आरएनए के अंदर होते हैं। और डीएनए के अंदर क्या होते हैं? थायमीन, साइट, एडेनिन, गुआनिन। सॉरी, एक और चीज आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी कि अगर हम बात करें पायरिमिडीन की, यहाँ सिंगल रिंग कंपाउंड है, और ये कैसे? टू रिंग कंपाउंड्स है कि नहीं? दिखाई दे रहे हैं ना? ये टू रिंग कंपाउंड्स हैं और ये सिंगल रिंग कंपाउंड्स हैं। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? यस। अगर आप लोगों में से बात क्लियर है तो फटाफट लाइक चेक कर दीजिए, यस और नो। ओके, जिससे मैं देख सकूं और आपकी प्रॉपर चीजों को आगे फिर हम लोग डिटेल में बात करें। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? तो आगे बात करते हैं इस पर्टिकुलर नेक्स्ट नंबर वन टॉपिक के बारे में, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ये वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो यहाँ थोड़े से आपको ब्लर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर आपको यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पे जो प्यूरिन होती है वो प्यूरिन डबल रिंग कंपाउंड होती है ना, डबल रिंग कंपाउंड होती है, और पिरिमिडीन क्या होता है? सिंगल रिंग कंपाउंड होती है। यहाँ पे क्या सिंगल रिंग्स है और यहाँ पे डबल रिंग्स है। तो ये एडेनिन और ये गुआनिन जो आरएनए डीएनए दोनों में हो सकते हैं, साइटोसिन जो आरएनए और डीएनए दोनों में हो सकते हैं, बट थायमीन इज ओनली प्रेजेंट इन डीएनए, यूरेसिल व्हिच इज ओनली प्रेजेंट इन आरएनए। ये तो बात हुई हमारे नाइट्रोजनस बेस के रेफरेंस।
यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज हम लोग फिर आगे बात करेंगे। हम लोग ये बात यहाँ छोड़ दी है ना, उसके बारे में हम करेंगे। हमें यहाँ पे आपको बताया कि ये जो हमारे डीएनए होते हैं, इन डीएनए के अंदर तीन चीजें होती है ना, बीएसपी होती है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, ये तीन चीजें होती है। जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए की जो बैकबोन होती है वो क्या होती है? द बैकबोन ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड एज, अगर हम इसे बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी का पी हटा दो तो फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन बीएसपी में बी हटा दो तो एसपी, सिटी का डिस्ट्रिक्ट का एसपी का होता है वेरी पावरफुल। तो यहाँ पे जो मतलब इससे जस्ट ओनली एक्सप्लेन, आपको बताने के लिए है, ऐसा है नहीं कुछ। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली अगर हम लोग कहें तो यहाँ पे जो हमारी एसपी है, मतलब ये जो शुगर और फॉस्फेट है, इसकी मेन बैकबोन ऑफ दिस डीएनए। सो बैकबोन ऑफ द डीएनए, backbone of DNA, that is sugar, and phosphate. तो शुगर और फॉस्फेट क्या है? दैट इज बैकबोन ऑफ डीएनए। यहाँ पे मेरी बात क्लियर? अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे आपसे बोली कि जो डीएनए है, नाइट्रोजनस बेस के बारे में ऑलरेडी हम लोग यहाँ बात कर चुके हैं इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ यूनिक डिफरेंस में। अब एक और बात करनी है कि यहाँ पे दूसरी जो चीज है उसको बोलते हैं शुगर। और आपको ये पता है कि ये जो शुगर होती है 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होती है। कितने कार्बन कंटेनिंग? 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होती है। और ये जो शुगर होती है ये दो डिफरेंट टाइप की होती है, एक होगी डीएनए के अंदर, एक होगी आरएनए के अंदर। तो अगर हम कहें कि डीएनए के अंदर जो शुगर है उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबो शुगर। ये जो स्ट्रक्चर में बना रहा हूं ये डीऑक्सीराइबो शुगर का स्ट्रक्चर, ये डीऑक्सीराइबो शुगर का स्ट्रक्चर है। हम नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4, दिस इज नंबर 5। 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होती है इस डीएनए के अंदर। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको यहाँ याद रखना है कि ये जो नंबर कार्बन एटम 2 है, ये जो कार्बन एटम नंबर 2 है, इस पर्टिकुलर कार्बन के अंदर इन प्लेस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों ही जगह पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, डीऑक्सीराइबो टाइप की शुगर है। यहाँ पे जो सेकंड नंबर कार्बन है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर हाइड्रोक्सिल की जगह, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह यहाँ क्या होगा? ओनली हाइड्रोजन। क्या होगा? ओनली हाइड्रोजन। ये बात क्लियर है? दूसरी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होगा, OH ग्रुप भी होगा, और यहाँ भी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये 5 कार्बन हो गया हमारा शुगर, ये बात याद रखिए। ये डीऑक्सीराइबो शुगर। दूसरा वो पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए की जगह आरएनए, इस आरएनए के अंदर भी 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होगी। एक शुगर का नाम है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, और इसका नाम है डीऑक्सीराइबो शुगर, डीऑक्सीराइबो शुगर। ठीक। अब ये जो राइबोज और डीऑक्सीराइबो शुगर है, यहाँ पे देखिएगा ये 5 कार्बन कंटेनिंग वैसे ही शुगर होगी जैसे हमने अभी ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज आपको बोला था कि यहाँ पे जो सेकंड कार्बन एटम है वहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन, दूसरा क्या होगा? हाइड्रोक्सिल। सेम ऐसे यहाँ पे होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल। यहाँ लास्ट में फिफ्थ नंबर कार्बन एटम पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, दिस इज कार्बन नंबर 5। तो यहाँ दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि ये हैं दोनों 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, ये दोनों कैसे हैं? 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा है इस पर्टिकुलर आरएनए के अंदर एट द कार्बन नंबर 2। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? यस अंकित, अनुभव और साहिल, साहिल बीच में गायब हो गया, मुझे लगता है और भी कुछ लोग यहाँ गायब हो गए, मुझे
यही समझ में आ रहा है? If you are all these are present, so please फटाफट मुझे इन्फॉर्म करें कि सर ये मेरी बात मुझे क्लियर हो गई है और इसके आगे की बात नहीं बता रही। तो अगर आपको मेरी बात क्लियर है तो फटाफट मैं कुछ और आगे डिस्कस करूँ। यस अंकित, अनुभव, अनुभव को यस आ गया। ओके साहिल, साहिल इज नॉट प्रेजेंट। साहिल, शिवम, आजाद, वंशिका, खुशी, सुद्रा और भी कई सारे बच्चे जो हैं आजकल या तो लोग क्लासेस में क्लैश कर रहे हैं और या फिर ये लोग लेजी हो गए, है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डीएनए के अंदर नेक्स्ट अनदर वन टॉपिक में शुगर की बात की कि शुगर कैसे होगी, 5 कार्बन कंटेनिंग। दूसरा जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है वो फॉस्फेट जिसे हम लोग कह सकते हैं H3PO4 के फॉर्म में ये हमारा फॉस्फेट यहाँ पे अटैच होगा एज मेटाफॉस्फेट। एज मेटाफॉस्फेट जो है वो हमारा अटैच होता है किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड के अंदर। तो न्यूक्लिक एसिड में है क्या, यस फॉस्फेट तो भी होगा, शुगर भी होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा, है ना। चलिए ये हमारी बात है इस पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस के रेफरेंस में कि नाइट्रोजनस बेस में क्या क्या चीजें देखने को आपको मिली, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल के अंदर। आई थिंक इस स्ट्रक्चर से आपको वो सारे डाउट रिमूव हो। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? अगर मेरी बात यहाँ तक क्लियर है तो एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे थिंग है जो मेरी यहाँ पे चीज डिस्कस करनी थी। चलिए आगे डिस्कस करें। सॉरी, ये जो हमारा डीएनए है जिसको हम लोगों ने अभी आगे बात की, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक डीएनए, और ये प्रोकैरियोटिक डीएनए का आप गौर से देखना होते हैं डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है और विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। कैसा है? विदाउट हिस्टोन, ये विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। और इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा हिस्टोन नहीं होता। क्या है, किसकी वजह से स्टेबलाइज होते हैं? यस यस यस, यहाँ पे किसकी वजह से स्टेबलाइज होते हैं, किसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ प्रेजेंट रहते हैं, अटैच रहते हैं, स्टेबल रहते हैं? यस अंकित, लीनियर डीएनए। ये जो लीनियर डीएनए है ये बेसिकली किसका फीचर है? यूकैरियोटिक सेल का फीचर। किसका फीचर है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर लीनियर डीएनए होगा, लेकिन ये जो लीनियर डीएनए होगा वो भी कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड होगा। अब यहाँ गौर से अगर आपको दिखाई दे रहा हो मेरी बात यहाँ समझ में आ रही है, यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये जो हमारा 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, 5 कार्बन कंटेनिंग, 5 कार्बन कंटेनिंग, इस 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर के अंदर ये जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है, दिस इज N फॉर नाइट्रोजनस बेस, N फॉर नाइट्रोजनस बेस, N फॉर नाइट्रोजनस बेस, है ना। ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये इस पर्टिकुलर शुगर के फर्स्ट कार्बन एटम पे अटैच है। इस पे अटैच है, फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, और ये जो हमारा अटैच है ये मेटाफॉस्फेट के फॉर्म में 5 डैश एंड यहाँ पे, ये 5 डैश एंड यहाँ पे सेपरेट है, और यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे ये 3 डैश एंड 3 है। यहाँ पे 5 डैश एंड 3 है, यहाँ 3 डैश एंड 3 है, इसलिए हम लोग क्या रखते हैं 5 2 3 डैश एंड 3 डैश टू 5 डैश, है ना। इसलिए बोलते हैं डीएनए इन द यूकैरियोटिक सेल, these DNA are linear, these DNA are linear, anti-parallel to each other, these DNA are linear and anti-parallel to each other। मेरी बात क्लियर है? यस अनुभव, अंकित। तो ये जो लीनियर डीएनए है यूकैरियोटिक सेल है, इस पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के आपको बॉन्ड दिखाई देंगे। मैं पहले यहाँ डिस्कस करूँ और अलग से उसको बता दूँ। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड।
और ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है वो ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये जो दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली व्हिच इज नॉट ए डबल ट्रिपल बॉन्ड, वो क्या है? ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो which is present between the nitrogen space. Okay, and the last one, ये जो बॉन्ड है यहाँ जो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम है शुगर का, यहाँ से जो नाइट्रोजन स्पेस अटैच होगा इस पर्टिकुलर बॉन्ड को बोलते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मेरी बात क्लियर भी? ये जो डीएनए है लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इनके अंदर तीन डिफरेंट टाइप के बॉन्ड, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं? तीन डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं। पहला वो जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दूसरा वो जो बिटवीन द नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट है, जो डबल और ट्रिपल आप कहते हैं उसे, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप कहेंगे तो एडेनिन का अटैचमेंट थायमीन से होता है बाय द टू हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉट डबल बॉन्ड, देयर ऑफ टू हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें गुआनिन की साइटोसिन की, यहाँ कितने बॉन्ड है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। बात क्लियर? अब यहाँ पे तीसरी बात कर रहे थे कि ये जो बेसिकली नंबर 1 कार्बन एटम है, ये नंबर 1 कार्बन एटम ऑलवेज अटैच्ड विद द नाइट्रोजन बेस, वो बॉन्ड कौन सा है? वो है बीटा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये हमारे डीएनए की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थी, ये हमारे डीएनए में डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स थे। और यहाँ पे जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर विदाउट स्टोन प्रोटीन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, यहाँ क्या अटैच होते हैं? पॉलीअमीन्स होते हैं, स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन होती है जिसकी वजह से क्या होते हैं? स्टेबलाइज रहते हैं, बोलते हैं पॉलीअमीन्स। यहाँ तक मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने एक चीज ये बोली कि एक वर्ड है जिसको हमने वहां भी डिस्कस किया था, ये जो चार्गेस साइंटिस्ट है इनका पूरा नाम है अरविंद चार्गेस। इनका पूरा नाम है अरविंद चार्गेस। इनको इन्होंने एक रूल दिया बेसिकली, अरविंद चार्गेस रूल बोलते हैं उसको। और ये अरविंद चार्गेस रूल क्या कहती है? ये रूल ये कहती है कि जितना अमाउंट प्यूरिन का होगा उतना ही अमाउंट पिरिमिडीन का होगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर। एक और चीज कि these अरविंद चार्गेस रूल, the चार्गेस रूल आर ओनली वैलिड फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, नॉट फॉर आर। याद रखिएगा कि ये जो बेसिकली हमारा चार्गेस रूल है, रेशियो ऑफ द एडेनिन एंड थायमीन, रेशियो ऑफ एडेनिन एंड थायमीन and the guanine and cytosine which are constant and equal to, जैसे हमने लिखा a plus t या a equal to z equal to t plus c, यहाँ पे होना चाहिए a plus g not equal to, a plus g equal to t plus c और a plus g upon t plus c equal to 1. This is complete Chargaff's rule. अगर मैं यहाँ दोबारा लिखूं तो यहाँ पे कह सकते हैं चार्गेस रूल का मतलब है a plus g अपॉन t plus c इक्वल टू 1। शायद विजिबल नहीं होगा तो इसको मैं दोबारा ब्लैक या ब्लू पेन से लिखता हूँ, डार्क पेन जल्दी विजिबल होगा, इसको मैं लिखता हूँ ब्लू पेन से। क्या है? यहाँ पे जो हमारा प्यूरिन होगा उस पर्टिकुलर प्यूरिन का अमाउंट किसके बराबर होगा? पिरिमिडीन के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? a plus g कीपिंग अपॉन t plus c इक्वल टू 1। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इनका रेशियो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। In DNA proportion, the adenine is equal to the thymine and the proportion of the guanine is equal to the cytosine. इसलिए लिख रहे हैं T double bond A and C double bond G। ये मेरी बात क्लियर है? अब ये छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इन ऑर्गेनिज्म the double stranded linear DNA have adenine is 24%. So find out the percentage of cytosine कैसे निकालेंगे? लास्ट में आपको बताया था कि यहाँ पे अगर एडेनिन की बात करें तो ये एडेनिन क्या है? एडेनिन इक्वल टू
है ना। यहाँ एडेनिन और गुआनिन कैसे होते बराबर, तो एडेनिन कितना है यहाँ पे 24%, 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा 24, 24 कितना हो जाएगा 48%, तो 48% क्या है प्यूरिन। तो पायरिमिडिन कितना हो जाएगा 100 माइनस 40 कितना आ गया 50। और यहाँ पे क्या है C इक्वल टू 50, इसका आंसर कितना आ जाएगा 26, है ना। इसका आंसर आ जाएगा 7 से कितना होगा 26%। This one is question which depends on this, is based on this that we chapters. यहाँ तक मेरी बात क्लियर है अनुभव अंकित, यस टेल मी, यहाँ तक मेरी बात अगर आपको क्लियर है तो फटाफट इसको एक बार और डिस्क्राइब करते हैं, फटाफट आगे नेक्स्ट पे बात करेंगे। कल फिर हम लोग पहले मुलाकात करते हैं ऑफलाइन में, ऑफलाइन बैठने से हम लोग बात करेंगे उसी सेम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये जो बेसिकली डबल स्टैंडर्ड डीएनए लीनियर डीएनए है, ये कैसा डीएनए है लीनियर डीएनए। एक और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे छूट गई है थोड़ी सी, वो यहाँ पे मैं फिर फर्दर डिस्क्राइब करता हूँ। ये जो डीएनए होते हैं, ये जो डीएनए होते हैं जो वॉटसन साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने, वो डीएनए था बी टाइप ऑफ। कौन सा डीएनए था बी टाइप ऑफ। और ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए तो वॉटसन क्रिक ने एक्सप्लेन किया, जो बी टाइप ऑफ डीएनए है बेसिकली ये डीएनए हमारे दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक वो जिसको बोलते हैं राइट हैंडेड डीएनए, और एक बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड। जो लेफ्ट हैंडेड डीएनए है वो आपके ए टाइप हो सकते हैं, जेड टाइप हो सकते हैं, लेकिन जो एक्सप्लेन किया राइट हैंडेड डीएनए वो क्या है बी टाइप ऑफ डीएनए। ठीक है, अब यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे आपको दिखाई देगी कि ये बेसिकली जो डीएनए इसके अंदर एक सिंगल हेलिक्स के अंदर इस बी टाइप ऑफ डीएनए के वन हेलिक्स में, वन हेलिक्स के अंदर वन मेजर ग्रुप, वन मेजर ग्रुप जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वन मेजर ग्रुप और वन माइनर ग्रुप, है ना। दूसरी चीज यहाँ पे और याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो मेजर ग्रुप होता है, इसी मेजर ग्रुप के पास अटैच क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन अटैच होता है ना। यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे जो आपका मेजर ग्रुप है, ये जो मेजर ग्रुप है यहीं पे हमारी क्या प्रेजेंट होगी हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और एक हेलिक्स की जो लेंथ होगी वो नियर अबाउट 34 एंगस्ट्रॉम। क्यों उसका भी रीजन है कि ये जो 34 एंगस्ट्रॉम है एक हेलिक्स के अंदर ओवरऑल 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट। कितने बेस पेयर होते हैं 10, और बिटवीन द टू बेस पेयर लेंथ 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये 3.4 nm है, इसका मतलब ये 34 एंगस्ट्रॉम है। और यहाँ पे अगर गौर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अगर हम लोग बात करें तो 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और टोटल 10 बेस पेयर होंगे। वन हेलिक्स वन मेजर ग्रुप वन माइनर ग्रुप, इसके लेंथ वन हेलिक्स की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम, जिसके अंदर 10 बेस पेयर है ना। यहाँ पे इनकी टोटल बेस पेयर की लेंथ कितनी हो जाएगी 3.2, इसकी दो बेस पेयर की। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जो नियर अबाउट 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात एकदम क्लियर हो गई आपको। यस अनुभव अंकित, यहाँ तक मेरी बात आपको एकदम क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे बात करेंगे इस डीएनए के सेंट्रल डोग्मा की। डीएनए क्या सेंट्रल डोग्मा के रिफरेंस में हम लोग बात करेंगे, जिसको हमारे साइंटिस्ट वॉटसन क्रिक साहब ने
इसको एक्सप्लेन किया एज सेंट्रल डोग्मा, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, जिसको हम लोग रेप्लिकेशन, और इसी को हम लोग डुप्लीकेशन भी बोलते हैं। और डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को ट्रांसलेशन बोलते हैं। So these 3 important process, replication, transcription और translation, which is called as central dogma, है ना। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं। यहाँ पे अगर आपकी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो फटाफट आप लाइव चैट के थ्रू से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर भी यहाँ पे शायद मे भी आप कुछ नई चीज नहीं थी, अगले कंटेंट कुछ ना कुछ नया जरूर। कल आपको क्या करना है, ऑफलाइन क्लासेस में अगर आप आते हैं और डेफिनेटली आएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करके आने हैं क्वेश्चन की, जो प्रिंसिपल ऑफ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के रेफरेंस में वहां पे डिस्कस करेंगे, और आगे बात करेंगे सेंट्रल टॉपिक पे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ